स्टार्ट करें भाई हमें। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल लास्ट क्लास में शुरू किया था और अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग सिर्फ बताया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। एक मिनिमम रिटर्न जो हम कमाना चाहते हैं जिससे कि हम उन लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें जो लोग हमको फंड्स देते हैं। तो इतना कम से कम हमें जरूर कमाना है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। ठीक, जहां आपने छोड़ा था ठीक उसके आगे लिखना शुरू करते हैं। टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व, टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये यहीं से शुरू करना एकदम जहां लास्ट टाइम छोड़ा था, नेक्स्ट लाइन से। टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग, इन कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट लाइन में लिखो ए, computation of, computation of individual cost, individual cost of different sources of finance, of different sources of finance। सेकंड किसी से देखो क्योंकि बगैर देखे बोल रहे इसलिए पता नहीं कि क्या बोला था। सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, computation of overall cost of capital, computation of overall cost of capital। देखिए यहां पर जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये है, आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स निकालना पड़ेगा। दूसरा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स का जो सिंबल होता है वो क्या होगा, के डी। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का के टी एल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, कॉस्ट प्रेफरेंस का, रिटेन अर्निंग का के आर। तो एक स्टेप तो ये आपको के डी, के टी एल, के ई, के पी, के आर निकालना पड़ेगा। दूसरा स्टेप निकालना होगा वैक और के ओ, ओवरऑल कॉस्ट। तो ये दो स्टेप्स होते हैं, स्टेप वन, स्टेप टू। कॉपी कर लें इतना।
कर लिया कॉपी आपने? अब देखिए यहां से हम इनकी पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना सीखेंगे। आज हम सिर्फ यही एक कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ डेट्स। लेकिन जितना टाइम कॉस्ट ऑफ डेट्स पे लगेगा आज, उतना इन सब को करने में लगेगा, क्योंकि ये बेस बैकग्राउंड बन जाएगा बाकी सबके लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स निकालना। कॉस्ट ऑफ डेट्स, इसका सिंबल होता है केडी। कॉस्ट ऑफ डेट्स केडी। डेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिडीमेबल, इरिडीमेबल डेट्स, और दूसरे होते हैं रिडीमेबल डेट्स। इन दोनों में डिफरेंस बताइए, आपको क्या समझ आता है इरिडीमेबल और रिडीमेबल? क्या बताया भाई, रिडीमेबल इरिडीमेबल का डिफरेंस? ये गलत है। मतलब इरिडीमेबल का मतलब होता है किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, अगर आप उनको खरीदेंगे तो कंपनी कहती है जिंदगी भर आप आपके पैसे हम वापस नहीं करेंगे। मैं कंपनी हूं, आप लोग मेरे डिबेंचर खरीदें इरिडीमेबल, 1,000 के लिए, 1 लाख के लिए, जितने मर्जी रुपए आप मेरे को रुपए देंगे, मैं आपको डिबेंचर दूंगा, लेकिन मैं आपके पैसे अब कभी वापस नहीं करूंगा। लेकिन उम्र भर में आपको इंटरेस्ट दूंगा उसके ऊपर, जो भी हमारी बातचीत होगी, 8%, 10%, 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं होंगे। ये होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल में क्या होता है, मैं एज अ कंपनी डिबेंचर इशू करूंगा और आपको कहूंगा इनका जीवन 5 साल का है, यानी कि आप मेरे को पैसे देंगे, मैं 5 साल तक आपको ब्याज दूंगा और 5 साल के बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। जैसे बैंक में एफडी कराते हैं, अगर आज आप 1 लाख की एफडी कराते हैं 1 साल की, तो बैंक 1 साल के बाद आपके पैसे वापस कर देता है विद इंटरेस्ट। यहाँ पे हम आपको बताते हैं डिबेंचर कितने समय के लिए इशू कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो अब आप ये बताइए, क्या इरिडीमेबल डिबेंचर खरीदना पसंद करेंगे? क्यों? मेरे को तो लग रहा है मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तुम बोल कुछ रहे हो। क्या ब्रेक, कॉफी वॉफी पीकर आएगा ब्रेक में, या और कुछ? चलो ठीक है, तुम्हारा जवाब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब और कोई जवाब दे। हाँ, कैपिटल जो तुम्हारा बैलेंस वो है, जैसे 1 लाख खरीदो 1 लाख वापस मिल जाएगा। तो इरिडीमेबल में क्या होता है? ठीक है, अब मैं तुमको ना, जो तुम्हारे माइंड में डाउट है वो दूर करता हूँ। ऐसा कंपनी, मैंने तुमको इरिडीमेबल डिबेंचर बेचे 1 लाख रुपए के, मैं तुमको ब्याज दूंगा उस पर। तुमको ये डाउट आ रहा होगा मेरा 1 लाख रुपए जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा, कल को मेरे को सकता है कोई घर वर खरीदना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कार लेनी हो, तो पैसे चाहिए होंगे। अब तो इनको दे दिए 1 लाख रुपए। तो इसका तरीका है, सुने, मैंने इसको ये बोला है कि मैं तुम्हारे डिबेंचर अब कभी भी रिडीम नहीं करूंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट है, वहां पे जाके तुम बेच सकते हो, अपने 1 लाख रुपए वापस ले सकते हो। मेरे पास नहीं आओगे, मैं आओगे तो भगा दूंगा तुम्हें। स्टॉक मार्केट में काफी सारे बायर्स खड़े होते हैं डिबेंचर खरीदने के लिए, क्योंकि हम तो एक ही बार इशू कर रहे हैं, बार बार तो कर नहीं रहे। अब मान लो मैंने इशू करा, 1 महीने का टाइम था, आप सबने खरीद लिए, अब बतेरे लोग हैं 1 महीने के बाद वो चाहते हैं हम भी खरीदे, हम भी खरीदे, हम कहेंगे डिबेंचर खत्म, हम इशू नहीं करे, जो थे आपको इशू कर दिए। अब लाइन लगी है बाहर खरीदने वालों की, तो तुम उनको बेच सकते हो, तो तुम अपने डिबेंचर उनको बेच के उनसे पैसे ले लेना। अब जो बंदा खरीदेगा वो क्या चाहेगा, इंटरेस्ट उसको मिले ना मिले, मिले। तो अब उसकी ड्यूटी बनेगी
वो इस बात की इंफॉर्मेशन कंपनी को देगा, आपकी किताबों में ये लिखा था आपने इस आदमी को डिबेंचर बेचे थे, इसने वो मेरे को बेच दिए हैं, ये उसका प्रूफ है, आप अपनी किताबों में इसका नाम काटो, मेरा नाम ऐड करो, जिससे ये इंटरेस्ट अगले साल इसको ना जाए, मेरे को मिले। तो अब बताओ रिडीमेबल रिडीमेबल में कोई डिफरेंस? अब तो एक जैसे लग रहे हैं। और ये मत सोचना कि बिकेंगे नहीं, ऑनलाइन एक एक सेकंड में बिकते हैं। अगर इरिडियम डिबेंचर है, मान लो तुमने खरीदे हैं, तुम अपने फोन से ही ऑनलाइन वो डिबेंचर बेच सकते हो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट एक ऑनलाइन मार्केट है ना, बेच सकते हो। तो दोनों में बेसिक फर्क क्या रहा? बेसिक फर्क यह रहा, रिडीमेबल में कंपनी आपको पैसे वापस करेगी और इरिडीमेबल में कंपनी नहीं वापस करेगी। आप सेकेंडरी मार्केट में जाओ, आउटसाइड मार्केट वो। तो अब बताओ तुम्हारा 1 लाख रुपए दोनों कैसे वापस मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तुम्हें तो पैसा वापस मिल रहा है, तो तुम्हारे लिए तो अब एक ही बात हो गई। लेकिन सेबी ने अब इरियल डिबेंचर इश्यू करने के लिए बैन कर दिया है। कोई भी कंपनी इंडिया में इरियल डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती, और जिन्होंने इश्यू कर रखे हैं पहले उनको इंस्ट्रक्शन दे दी, भैया फटाफट उनको रिडीम करो, उन लोगों के पैसे वापसी लौटाओ। ये उन्होंने बैन कर दिया है। आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, कौन से? रिडीमेबल, बस। लेकिन उसके बावजूद भी इरिडीमेबल हमारे कोर्स में है, हम आज भी पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और देखा जाए तो इरिडीमेबल पे ही सवाल आता है, रिडीमेबल पे नहीं आता सवाल आज भी। अभी सितंबर 24 का पेपर देख लो, मई 24 का देख लो, सब में इरिडीमेबल सवाल आते हैं। तो एग्जाम व्यू पॉइंट से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल लाइफ में इरिडीमेबल अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर बात? तो अब आपको दोनों टर्म का मतलब पता चल गया। अब इसमें कुछ और टर्म्स है वो आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसके नीचे, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिबेंचर। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिबेंचर। हाँ ये लिखना ना, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज की क्लास का, और आज पूरा बस यही चलेगा, कॉस्ट ऑफ डेट्स। थोड़ी देर कैसे प्रैक्टिकल सवाल शुरू करेंगे, अभी थोड़ा थ्योरी समझा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिबेंचर्स। सबसे पहले लिखो, फर्स्ट टर्म है इसमें फेस वैल्यू। आप मेरे को बताओ इसका क्या मतलब होता है? डिबेंचर जिसे हम वर्ड यूज करें फेस वैल्यू। हाँ, किस अमाउंट पे दिया है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। आमतौर पे आपको क्या लगता है डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी होती है? नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं, आमतौर पे रियल लाइफ में जनरल कितनी होती है? 100। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 होती है, जबकि 10 रुपए ना शेयर की होती है, इक्विटी शेयर की। मतलब इक्विटी शेयर आपको कोई 100 रुपए का नहीं दिखेगा फेस वैल्यू, 10 का ही होता है आमतौर पे। और डिबेंचर 100 का होता है, होने को 500 का भी कर लो, 1000 का भी कर लो, 50 का भी कर लो, लेकिन जनरल जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। अच्छा, जैसे मैं आपको डिबेंचर इश्यू करूंगा, आपने कहा जी मेरे को 1000 डिबेंचर खरीदने हैं, 1000, तो मैं आपको कितने रुपए मांगूंगा? 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? 1000 इंटू 100, 100 रुपए एक डिबेंचर है। ठीक। क्या मैं अपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर सकता हूं? प्रीमियम पर कर सकते हैं, शेयर भी प्रीमियम पे इशू होते हैं। डिस्काउंट पर शेयर नहीं कर सकते, डिबेंचर कर सकते हैं, डिबेंचर कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, डिबेंचर 100 रुपए का है, मैं प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे कब इशू करूंगा अपने डिबेंचर? प्रीमियम डिस्काउंट। मेरी मतलब कंपनी बहुत बढ़िया, गुडविल बहुत अच्छी है, तो मैं कहूंगा 100 रुपए का डिबेंचर 110 में देंगे, लेना तो लो वरना मत लो। और मान लो मेरे को ऐसा लगता हो कि मेरे डिबेंचर कोई खरीदेगा ही नहीं, तो मैं थोड़ा लालच दे दूंगा, भाई 90 में ले लो, 90 ले लो, बिक जाएंगे, बहुत लोग खरीद लेते हैं सस्ता समझ के। 3 केस आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा कि मैं डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट दूंगा 10%। कितना? 10%। डिबेंचर अगर मैं 100 में इश्यू करूं, या प्रीमियम 110 में करूं, या डिस्काउंट करके 90 में करूं, तीनों केस में इंटरेस्ट कितना होगा? वेरी गुड। चाहे मैं प्रीमियम पे इश्यू करूं चाहे डिस्काउंट पे, इंटरेस्ट 100 पे ही लगेगा। इसका तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे। दैट्स ऑल। अब आप बिल्कुल मतलब समझ गए हैं फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू यानी कि जितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो होती है फेस वैल्यू। आमतौर पे वो 100 होती है, और इंटरेस्ट हमेशा इसी पे दिया जाता है, चाहे आप 110 में इश्यू करो, 150 में करो, 80, 90, 50, 75 कितने में भी करो।
समझ गए भाई? चलो लिखो पहली टर्म। इट मीन्स वैल्यू determined for debenture. It means value determined for debenture. Generally, face value of debenture, generally face value of debenture is rupees 100. Generally, face value of debenture is rupees 100. Interest is always paid. Interest is always paid on face value. Even though it is issued, even though it is issued at premium oblique discount, even though it is issued at premium oblique discount. पहला टर्म हो गया फेस वैल्यू। सेकंड लिखो कूपन रेट। कूपन रेट, इस कूपन का दूसरा मतलब होता है इंटरेस्ट। कूपन का दूसरा मतलब होता है इंटरेस्ट। ये क्या होता है? ये होता है डिबेंचर के ऊपर कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, उसको बोलते हैं कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट। आमतौर पे इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? ईयरली, मंथली, वीकली, कैसे? आमतौर पे ईयरली देते हैं, एक साल में एक बार। और ये पहले से बता के मतलब बता देते हैं या ईयर एंड पे प्रॉफिट जितना होता है उसके हिसाब से दिया जाता है? पहले से बता देते हैं। तो इंटरेस्ट के बारे में दो बातें जाननी जरूरी है। एक तो प्री फिक्स होता है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है। दूसरा एनुअल दिया जाता है। ठीक, लिखे इट इज प्री फिक्स्ड, इट इज प्री फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट paid generally on annual basis, paid generally on annual basis। ब्रैकेट्स में लिखो not paid on deep discount bond, not paid on deep discount bond। एक होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, अगर आप वो खरीदोगे उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। डीप डिस्काउंट बॉन्ड मैं लिख देता हूं, गहरा डिस्काउंट। अभी अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बताता हूं, तुम खरीदना तो देखना, मैं तुम्हें ऑफर देता हूं वाला। इस डिवेंचर की खास बात क्या होती है? कंपनी कहती थी एक डिवेंचर 100 रुपए का है, ठीक है, और हम इसको रिडीम करेंगे 20 साल के बाद। 20 साल के बाद अब इसको हम इश्यू करेंगे डीप डिस्काउंट पे। एक काम करो, इस डिवेंचर के आज हमें आप 3 रुपए दे दो बस। इतना डिस्काउंट, कितना? 97 रुपीज। 3 रुपए में डिबेंचर ले लो और 20 साल के 100 रुपए वापसी मिल जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। बताओ, मर्जी है, लेना चाहे कोई ले ले, नहीं लेना चाहे मर्जी है। तो इसमें इतना कमाई वैसी हो जाती है, 3 रुपए की चीज के 100 रुपए मिल जाएंगे, फिर कंपनी कहते डिस्काउंट नहीं देंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं देंगे हम। इस डर के मारे लोग नहीं खरीदते, क्योंकि डीप डिस्काउंट में ना ड्यूरेशन ज्यादा होता है। 25 साल तक भी होता है डीप डिस्काउंट में ड्यूरेशन की। कंपनी कहती है आज 1000 रुपए का डिबेंचर आमतौर पे डीप डिस्काउंट है ना, 1000 का इशू करते हैं। कह रहे हैं 1000 का, आप एक काम करो, हमें अभी 80 रुपए दे दो बस, 25 साल के 1000 दे देंगे। बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आपसे, कोई इंटरेस्ट नहीं। अब लेने वाला दो बातें सोचता है, 25 साल तक मैं रहूं या ना रहूं, मैं खुद ही मर जाऊं
या कंपनी खत्म हो जाए, तो इसलिए ये थोड़े कम बिकते हैं डीप डिस्काउंट। अट्रैक्टिव तो है लेकिन लोग लेते कम है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट, मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? जब कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इशू करती है तो पहले से बताती है ना कि हम कितने साल बाद आपके से वापस करेंगे, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी पीरियड। लिखिए, ड्यूरेशन आफ्टर विच, ड्यूरेशन आफ्टर विच कंपनी विल रीपे डिबेंचर अमाउंट, ड्यूरेशन आफ्टर विच कंपनी विल रीपे डिबेंचर अमाउंट। कंपनी विल रीपे डिबेंचर अमाउंट। नेक्स्ट लिखो, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? वापस कितने मिलेंगे? तो आपको क्या लगता है आमतौर पे वैल्यू कितनी होती है? मतलब जरूरत नहीं कि जितने में इशू करा उतने में रिडीम हो। अगर डिस्काउंट पे इशू करा तो पार पे भी रिडीम कर सकते हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, लिखिए, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी, amount to be received on maturity, it may be different, it may be different from par value, it may be different from par value। नेक्स्ट लिखिए, टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड ऑब्लिक इंसेंटिव, टैक्स शील्ड ऑब्लिक इंसेंटिव, it is given on, it is given on interest payment, it is given on interest payment। अब इसका मतलब बताता हूं, देखो, जैसे एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, मान लो तुम दोनों के पास 100 रुपए है, आज सुबह पॉकेट में 100 रुपीज है दोनों के पास, ये 40 रुपए खर्च कर लेती है उसमें से, 40, 100 में से 40 रुपए, और वो बिल्कुल खर्च नहीं करती। अब जब दिन खत्म होगा तो इसके पास कितने रुपए होंगे? कितने का फर्क आ रहा है? लेकिन सुबह तो पैसे सेम थे, सुबह तो 100 थे, कितना एक्सपेंस हुआ? इसका मतलब अगर 40 से एक्सपेंस करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पैसे कितने से कम हो जाएंगे? 40 से। इस बात के बेस पे मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, कॉपी नहीं करना। दो कंपनी है, एक का नाम है ए और एक का बी। इसने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करा है और इसने इक्विटी प्लस डिबेंचर दोनों इशू करे हैं। ये इनकम का फॉर्मेट होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। टैक्स है 40%। दोनों कंपनी ने 100 लाख रुपए कमाया है। ईबीआईटी जैसे इनके 100 रुपए थे, 100 लाख दोनों का। पहली कंपनी तो कोई इंटरेस्ट देगी नहीं, लेकिन दूसरी कंपनी कहती है हमने 400 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमें देना है, 40 लाख। आप बताओ खर्चा कितने से ज्यादा है? 40 लाख से। अब ईबीटी कितनी आ गई? 100 और 60, इंटरेस्ट 40%, 40 लाख और 24 लाख। ईएटी कितना? 60 और 36। कम है, कितने से कम है?
24 लाख से। ये जादू कैसे हुआ? दूसरी कंपनी 40 लाख से खर्चा ज्यादा कर रही है, लेकिन आखिर में जब हमने देखा कि दोनों के प्रॉफिट्स में कितना फर्क है, फर्क सिर्फ 24 लाख का आ रहा है। इनके एग्जाम्पल में दोनों पे 100 रुपए था, इसने 40 रुपए खर्च किए, तो हमने एट द एंड ऑफ द डे देखा इसके पास 40 रुपए कम है। लेकिन यहां पर इसने 40 लाख खर्चा ज्यादा किया, इस पे कोई 40 लाख कम थोड़ी है, कम तो सिर्फ 24 लाख है। ये कैसे? इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। देखो, अगर इसने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है? 40 लाख, माइनस करके लिखा 40 लाख, तो उसके साथ साथ इसका टैक्स भी तो बच गया। पहली कंपनी टैक्स कितना दे रही है और दूसरी 24, कितने से टैक्स बचा? टैक्स बचा 16 लाख से। कितने से फर्क पड़ा? तभी तो नीचे 24 आ रहा है, तभी नीचे 24 आ रहा है। आप इनके एग्जाम्पल में ले सकते हो, सुबह 100, शाम को भी 100। अब हम कहेंगे लाओ जी टैक्स पे करो। अब 100 रुपए में 40% में टैक्स लूंगा, 100 पे 40%, तो कितना हुआ? 60। इसकी पॉकेट में 60 रुपीज है, उस पर 40% टैक्स लूंगा। अब आपको भैया इससे टैक्स कम क्यों ले रहे हो? इसने कोई खर्चा कर लिया, खर्चा करने से इनकम कम हो गई, इनकम कम तो टैक्स कम। हम तो कह रहे पूरे ही खर्चा कर ले 100 रुपए, टैक्स बनेगा ही नहीं, फिर तो टैक्स देना ही नहीं। तो जैसे होता है ना, टीवी में रहता है दाग अच्छे हैं, ऐसे ही खर्चे अच्छे हैं, टैक्स बचता है, टैक्स बचता है। और सबसे बढ़िया खर्चा पता है कौन सा है? सबसे बढ़िया ना, बेकार है वो तो। सबसे बढ़िया खर्चा नहीं, मतलब हर कोई आदमी चाहता है ऐसे खर्चे मेरे हों, डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन में पैसे तो जा नहीं रहे और टैक्स बच रहा है घर बैठे बैठे, तो वो एक तरह से फायदेमंद है। वो होता है असली फायदा। तो डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे हो हमारे पास, पैसे जाएंगे नहीं, किसी को देने नहीं, प्रॉफिट कम, टैक्स कम। मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, मेरा 100 रुपए डेप्रिसिएशन है, तो मैं टैक्स कितना दूंगा? 0। और मेरी जेब में 100 रुपए थे, अभी भी 100 ही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मैंने किसी को निकाल के थोड़ी दिया 100 रुपए, वो तो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अगर हम 40 लाख का इंटरेस्ट देते हैं तो उसके साथ साथ हमारा टैक्स बचता है और हमारा नेट जाता है 24 लाख। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इंटरेस्ट का खर्चा 40 लाख नहीं है, इंटरेस्ट का खर्चा सिर्फ 24 लाख। आप दे रहे हो 40, लेकिन आप पे इफेक्ट आ रहा है 24 का, क्योंकि इंटरेस्ट देने से आपका 16 लाख टैक्स बच गया। ये होती है टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग। समझ आ गई बात? कॉपी कर लो इस एग्जाम्पल को।
नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बताओ? हाँ, डिबेंचर को इशू करने में जो खर्चा लगता है, कोई एग्जांपल बताओगे इसका? और बताएं। अंडर राइटिंग कमीशन और एडवर्टीजमेंट, ये सब वो कॉस्ट नहीं बोलेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन होता है, ये होता है बस, लिखे। एक्सपेंसेस इनकर्ड, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इशू ऑफ डिबेंचर्स, expenses incurred in issue of debentures like legal fees, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से पहले वकीलों से थोड़ा सलाह लेनी पड़ती है कंपनी को, लीगल फीस, ऑब्लिक अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट, जगह जगह बोर्ड्स, होर्डिंग, टीवी, रेडियो पे ऐड आते हैं, पेपर में भी ऐड आता है उसका एडवर्टीजमेंट। ये हो गया हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हम आपको सिखाएंगे फॉर्मूला, प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। लिखिए, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट्स, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट्स, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट्स। इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल, इसका फॉर्मूला होगा एनुअल इंटरेस्ट ब्रैकेट्स में 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स into 100। एनुअल इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। आप मेरे को बताइए नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब होता है? ये टर्म कंपनी के एंगल से, कंपनी अपनी कॉस्ट निकाल रही है। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड का क्या मतलब है? नहीं, नेट प्रोसीड होता था डिबेंचर इशू करके हमें कितने रुपए आए। मान लो हमने टोटल डिबेंचर इशू करे 10 लाख रुपए के, तो नेट प्रोसीड कितनी होगी? लेकिन हम 10% डिस्काउंट पे इशू करें तो, और 10% लाइट जाती है वैसे यहाँ पर ऐसे, तो लाइट जाती तो पढ़ाना बंद कर देते हैं, क्लास चलती रहती है? अभी तो चल रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल चल रहा है अभी ऑनलाइन में भी। तुम देखो अपने फोन में आ रहा नहीं आ रहा चला के। अब हो सकता है शायद इंप्रूवमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में, फोन ऑन करो। तुम्हारी सुबह 6 मिनट की क्लास भी लेट थी। हाँ, तो जैसे 10 लाख की बात करते हैं, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो 11 लाख हो जाएगा, और कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह कर देंगे 1,50,000 रुपए का, तो कम हो जाएगा। तो इसमें आ तो रही है बात यार, आ रही है ना? तो इसका तो चल रहा है। चलो पढ़ो फिर तो। ऑनलाइन में जा रहा है, इम्प्रूवमेंट हो गई ना। हाँ, ये लाइट अभी भी चल रही, पता नहीं है उससे सीपीयू से लगा रखी होगी। चल लिखो, तो मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, और बाहर जो फाउंडेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बुला के दिखाएंगे। हाँ, खोल के आ जाओ, तोड़ दो। नहीं, किसी पे हुआ अभी तक?
अच्छा, हाँ मैं तो सोच ही रहा था देने की, मेरे को पता चला ऐसा कोई नोटिस भी आ गया। क्या चीज? तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, और कैमरे में बोल ही देंगे, ठीक है ना? हाँ चलिए, नेट नेट प्रोसीड के नीचे लिख रहे हैं इसका मतलब, वो फाउंडेशन बच्चे तो नलाए के बाहर निकल के आ गए सारे, लाइट गई तो जो भी है। लिखिए नेट प्रोसीड, अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, नेट प्रोसीड का मतलब लिख पा रहा हूँ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फ्रॉम issue of debentures, from issue of debentures after considering discount, premium, net proceeds। सबके नाम का नाम लिखा था, लेकिन तबरेज के नाम के पहले लिखा होता है मिस्टर तबरेज, ऐसे क्यों लिखा था मिस्टर? प्रीमियम, डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट, आफ्टर डिस्काउंट प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट, आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट। क्यों भाई मिस्टर क्यों लिखा था, तुम्हारा नाम क्या आ गया? ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट, सही है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर लिखे एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, अ कंपनी इशूड 10%, अ कंपनी इशूड, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं, बोल बिल्कुल साफ रहा हूं, क्लियर, तुम सुन नहीं रहे। अ कंपनी इशूड 10%, 1000 डिबेंचर्स of rupees 100 each, of rupees 100 each, tax 40%, tax 40%, compute KD, compute KD, if issued at par, if issued at par, comma 10% premium, comma 10% discount, comma 10% discount। क्वेश्चन में कितनी ऑप्शंस है यहां पर? तीन। पहली ऑप्शन का नाम पार, सेकंड कितने परसेंट? 10% प्रीमियम, और तीसरी ऑप्शन, थ्री ऑप्शंस आर देयर। अब आप बताएं तीनों ऑप्शन में नेट प्रोसीड्स कितनी होगी, कंपनी को कितने रुपए आएंगे, अगर पार पे इश्यू करेगी तो कितने रुपए आएंगे? 1 लाख कैसे आया? ठीक है, 1000 डिवेंचर हो गए और 100 रुपए का 1 लाख, प्रीमियम पे कितने आएंगे? 1,10,000। ठीक है, 1000 डिवेंचर हो गए, 110 रुपए का एक, तो 1,10,000, और डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो 1000 डिवेंचर 90 का एक, कितने हो गए? 90,000। कितने रुपए आएंगे पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ठीक है, अब ये बताएं हम इंटरेस्ट कितना देंगे? 10%, लेकिन रुपए में बताओ कितने कितना इंटरेस्ट आएगा? पहले केस में 10,000, दूसरे केस में, हाँ, देखा, ये बन गया, ये बन गया, दूसरे केस में बेवकूफ, ये बन गया, ये बन गया बेवकूफ। तब तुम ज्यादा हंस रहे हो,
तुम पता नहीं क्या क्या पता समझते बातों का। क्यों? एक मिनट, एक मिनट। चलो यहाँ कितने पे देंगे? 10,000। चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो या डिस्काउंट पे, आपको इंटरेस्ट तो उतना ही देना है। अब आप केडी निकाल दो, फॉर्मूला आपको मालूम है, बताओ क्या था? एनुअल इंटरेस्ट कितना? 10,000। 1 - टी, टैक्स रेट 40%, केडी 1 लाख इंटू 100, बताओ कितना आया? 6%। पहले केस में आया 6%। ये कॉस्ट ऑफ डेट्स है केडी। ऐसे ही बाकी सब में निकाल लो। सेकेंड केस में इंटरेस्ट तो 10,000 ही आएगा, 1 - टी आएगा, नेट प्रोसीड्स कितनी? 110 इंटू 100, 5.45। लास्ट केस में 10,000, 1 - टी, नेट प्रोसीड्स 90 इंटू 100, 6.67%। ये आंसर आएगा। फॉर्मूला लगा दिया, एनुअल इंटरेस्ट 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। ये केडी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। मतलब अल्टीमेट हमें कॉस्ट डिबेंचर की इतनी पड़ रही है, 6%, 5.45, 6.67। ठीक, अच्छा एक बात बताएं, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, और हम कह रहे हैं कॉस्ट 6% आ रही है। तो ये क्या मतलब है, जब इंटरेस्ट 10 है तो कॉस्ट 6 कैसे? अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको डिबेंचर इशू करूंगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा, हाँ, तो जो 6% है ना, वो टैक्स एडजस्ट करने के बाद है। आपको बताया था ना, टैक्स शील्ड मिलता है, तो टैक्स के इंपैक्ट होने के बाद हमें 6% का इफेक्ट आएगा। अच्छा, फिर यहां 6 से भी कम आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे पता है क्या हुआ, पैसे तो आए ज्यादा, 110, इंटरेस्ट 1 लाख पे देना है, तो ये तो फायदे वाली बात है। और यहाँ 6% से ज्यादा क्यों आ रही है? हाँ, आ रहे हैं कम, 90, और जा रहा है 1 लाख पे ब्याज, इसलिए ऐसे फर्क पड़ रहा है। अब मैं आपको इसको करने का एक तरीका और बता रहा हूं, फिर आप देखना कि आपको दोनों में से आने वाले सवाल कैसे करने हैं। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, एक ही तरीका है इसको करने का। देखो, आप ना कैलकुलेशन 1 डिबेंचर की करो। इन्होंने कितने इशू करे हैं उसको छोड़ दो, सिर्फ एक डिबेंचर का सोचो, एक डिबेंचर, सिर्फ एक। एक डिबेंचर की नेट प्रोसीड कितनी? प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे 90, इंटरेस्ट कितना? तीनों केस में 10, तीनों केस में 10। एनुअल इंटरेस्ट 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। एनुअल इंटरेस्ट 1 - टी, नेट प्रोसीड्स इंटू 100। एनुअल इंटरेस्ट 1 - टी, नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तीनों केस में जो आपके आंसर्स हैं सेम आएंगे जो पर आए हैं। तो अब बताओ, अब आगे जितने भी सवाल करने हैं वो कैसे करने हैं? एक डिमेंशन से करना है? क्यों? उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी। चलो कर लो जैसे मर्जी, आंसर सेम आएगा, जिसको जो ठीक लगे ऐसे कर लो इसको, लेकिन कॉपी कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर सेम है, दोनों में नंबर पूरे मिलते हैं।
अब लिखो एग्जाम्पल 2, सेम एज एग्जाम्पल 1, सेम एज एग्जाम्पल 1, assume flotation cost, assume flotation cost 10% of face value, flotation cost 10% of face value, 10% of face value, इसका क्या इफेक्ट आएगा? एकदम एग्जाम्पल 1 की तरह है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू। कैसे करेंगे बताओ? नेट प्रोसीड्स बदलेगी, नेट प्रोसीड्स। देखो फेस वैल्यू तीनों केस में कितनी है, 100। प्रीमियम डिस्काउंट बीच वाले केस में प्रीमियम है कितना, 10, और यहां पे डिस्काउंट है, ठीक है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट और घटा दो क्योंकि उससे नेट प्रोसीड कम हो जाएगी। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, किसका 10%, यानी कि तीनों केस में कितना, फेस वैल्यू का 10%। कितना आंसर आया? यहाँ पे नेट प्रोसीड होगी 90, यहाँ पर 100 और यहाँ 80। ये नेट प्रोसीड है, इंटरेस्ट वही होगा 10 रुपए। आंसर निकाल दो कितना है केडी का। फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से नेट प्रोसीड कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट से नेट प्रोसीड कम हो जाएगी। हाँ, ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू हो गया, ये हो गया प्रीमियम और डिस्काउंट, ये हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट, और फिर नेट प्रोसीड्स आ गई। प्रीमियम है तो प्लस होगा, डिस्काउंट है तो माइनस, फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस होगी होगी। कितना कितना आंसर आया केडी का? नहीं केडी 90 तो नेट प्रोसीड, ऐसे निकालो। 6 पॉइंट सेकेंड केस में चेक करना आंसर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब लिखो एग्जाम्पल 3, सेम एज एग्जाम्पल 1, सेम एज एग्जाम्पल 1, assume assume flotation cost 10% of issue price, 10% of issue price। बताइए कैसे होगा सवाल ये? हाँ, पहले कैसे फेस वैल्यू का 10% था, यहां पे देखो इस वाले केस में जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी वो इसकी आएगी, यानी कि 110 की, और यहाँ 90 की आएगी। इश्यू प्राइस दे रहा है तो प्रीमियम डिस्काउंट एडजस्ट करके फ्लोटेशन माइनस होगा। तो करके देखिए क्या आंसर आता है। पहले इसको कर लो 100
100 100। अब प्रीमियम और डिस्काउंट को एडजस्ट करो। फर्स्ट केस में तो कुछ नहीं था, सेकंड केस में प्रीमियम था, थर्ड केस में डिस्काउंट था। अब प्रीमियम डिस्काउंट एडजस्ट करने का जो फिगर आएगी उसको बोलेंगे इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 100, 110, 90। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 10, 11, 9। नेट प्रोसीड्स 90, 99, 81। 90, 99, 81 और अब केटी निकाल देना, आंसर आ जाएगा 6.06। वही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 4। सेम एज एग्जाम्पल 1, सेम एज एग्जाम्पल 1, assume flotation cost 10%, assume flotation cost 10%। बस इतने दे रखा है। अब इसको कैसे करोगे? इसमें देखो स्टडी मेटेरियल में हमने देखा है कहीं क्लियरिटी नहीं दे रखी, वो किसी केस में फेस वैल्यू पे निकाल देते हैं, किसी पे इशू प्राइस पे निकाल देते हैं। तो हाँ, अजम्पशन देके आंसर लिख दो, किसी पे भी निकाल दो, दोनों ठीक मानते हैं वो लोग। हाँ, नोट लिख दो, आंसर अलग आएगा तो लिखो इसका आंसर अजम्पशन। ये एक नोट लिख लो, नोट हियर फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी टेकन ऑन फेस वैल्यू और ऑन इशू प्राइस। गिव अजम्पशन, गिव अजम्पशन, कैसे भी ले लो, अजम्पशन दे देना। अब इसका आंसर लिखवाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि दोनों आंसर ऑलरेडी निकाले हुए हैं। अब आपको लिखवा रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स। लिखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स। उसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, ये फॉर्मूला है KD इज इक्वल्स टू एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टी RV माइनस NP बाई N RV प्लस NP बाई 2 इंटू 100। एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टी RV माइनस NP बाई N RV प्लस NP बाई N इंटू 100। RV का क्या मतलब होगा?
रिडीम वैल्यू, आरवी का मतलब लिखो रिडीम वैल्यू, एन, आरवी का मतलब हो गया रिडीम वैल्यू, कॉमा, इफ नॉट गिवन टेक इट एट पार, अगर नहीं दे रखा तो पार पे मान ले रहा, रिडीम कर रहे हैं, इफ नॉट गिवन टेक इट एट पार। एन का मतलब क्या लोगे, एन लाइफ ऑफ डिबेंचर, कितने साल के लिए इशू करें हैं, लाइफ ऑफ डिबेंचर, बाकी सब तो पता है तुमको। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करके दिखाओ क्या होगा। लिखिए, अ कंपनी इशूड, a company issued 10% 1000 debentures of 100 each, 10% 1000 debentures of 100 each, to be redeemed, to be redeemed after 5 years. Flotation cost 5% of issue price. Calculate KD, calculate KD if issued at par, comma 10% premium, 10% डिस्काउंट, फॉर्मूले में लगा के अपने आप आंसर्स निकालें। फोर्टी परसेंट टैक्स, 40% ले लो।
चेक करो, देखो तीनों केस में इंटरेस्ट तो 10 रुपये आएगा, तीनों केस में 1 - t 40% आएगा, प्लस आरबी रिटेन वैल्यू, कुछ नहीं रखा तो 100 पे रिडीम करेंगे। पहले केस में नेट प्रोसीड आएगी 95, लाइफ ऑफ डिवेंचर है 5, होल डिवाइड बाय 100 प्लस 95/2, पार पे इश्यू करेंगे 100 रुपये और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट घटा दो। ठीक है, कितना आंसर आया इसका? 7.17%। दूसरे केस में नेट प्रोसीड, सॉरी आरबी 100 होगी, नेट प्रोसीड प्रीमियम पे इशू है, तो ये आ जाएगा, हाँ 110 का 5% 5.5 हटा देंगे, 104.5 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 104 इंटू 100, और इस वाले केस में 100 माइनस 85.5 डिवाइड बाय 5 साल, 100 प्लस 85/5 इंटू 100, ये आंसर आएंगे देखो। ठीक है, आ गया आंसर। जी, अब हम अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे, नोट्स आपको आज आ गए होंगे। हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 देख रहे हैं, जितना अभी तक हमने सीखा है। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, स्टडी मटेरियल का ये इलस्ट्रेशन है। 5 years ago सोलर लिमिटेड इशूड 12% इरिडेबल डिबेंचर एट 103। ये इरिडीमेबल है, 5 साल पहले 12% डिबेंचर इशू करे थे एट अ प्रीमियम ऑफ 3 ऑन फेस वैल्यू, पार वैल्यू ऑफ 100। करंट मार्केट प्राइस इज 94, अभी का मार्केट प्राइस 94 है। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट 35%, कैलकुलेट करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। पहले तो आप देख के बताइए, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? ठीक है, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, तो एनुअल इंटरेस्ट 1 - t नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक, आप मेरे को बताइए इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स कितना लेंगे? ये डिपेंड करता है क्वेश्चन ने पूछा क्या है।
आप देखिए उन्होंने पूछा है कैलकुलेट करंट केडी, करंट केडी अभी का मार्केट प्राइस में करंट केडी पूछा है, तो हमें करंट केडी पूछा गया है। अगर वो केडी पूछते तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है डिबेंचर इशू करके कितने पैसे आए, तो डिबेंचर इशू करके 103 रुपए आए हैं, आप देख लो जरा। लेकिन 103 रुपए तो 3 साल पहले आए थे। वो कह रहा है मेरे को तब की कॉस्ट नहीं चाहिए, मेरे को आज की चाहिए। अब आज की बताओ। इसका मतलब होता है अगर आप आज डिबेंचर इशू करो तो कितनी नेट प्रोसीड होगी। जब आपके डिबेंचर का मार्केट प्राइस 94 है, तो आप मेरे को बताओ कि आप 100 में डिबेंचर इशू कर सकते हो? नहीं, 94 से ज्यादा में कर ही नहीं सकते। तो नेट प्रोसीड 94 होगी, क्योंकि इसने करंट पूछा है, करंट। तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो एक तरह से इंटरेस्ट तो 100 रुपए पे ही जाएगा फेस वैल्यू पर। 12% इंटरेस्ट है, यानी कि हुआ 12। 1 - t डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड कितनी? 94 इंटू 100। तो करंट कॉस्ट पूछा इसलिए 94 लिया है। अगर वो बोलता कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बताओ तो मैं 103 लेता। मैं इसका नोट नीचे लिख पा रहा हूँ। एक सौ तीन नेट प्रोसीड्स प्रीमियम ऐड करके लेते ना। 8.29%, ये कॉस्ट है। एक नोट लिखेंगे इसका। 103 is previous net proceeds. 103 is previous net proceeds. We require current KD. So current net proceed will be taken. So current net proceed will be taken, comma, which is equals to current market price, which is equals to current market price. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन है। A company issued 10,000 10% debenture of 100 days at premium of 10% on 1/4/23 to be matured on 1/4/28. Debenture will be redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming 35% tax rate. आप मेरे को बताएं, ये रिडीमेबल डिबेंचर केस है, इरिडीमेबल का है? ठीक है। इसमें ना उन्होंने लाइफ सीधी नहीं दी, मतलब थोड़ा बोलते हैं कि आप कैलकुलेट कर लो। डिबेंचर इशू कब हुए हैं और रिडीम होंगे? 1 अप्रैल 28। तो आपको ईयर गिनने पड़ेंगे, कितने? 5 साल, तो एन हो गया 5 ईयर्स। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है कौन सा लगता है, वो लगा के जरा केटी निकाल के दिखाओ, रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाओ।
चेक करता हूँ मैं। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट है 10, टैक्स रेट है 35%, रिटेल वैल्यू है 100, नेट प्रोसीड है 110, लाइफ है 5 साल, 100 प्लस 110 बाय 2 इंटू 100, 4.28%। ठीक है, 4.28%। नेक्स्ट, illustration 3. A company issued 10,000 10% debenture of 100 each at par on 1/4/18 to be matured on 1/4/28. Company wants to know cost of existing debts on 1/4/23 when market price is 80. Compute cost of existing debenture assuming 35% tax rate. पहले समझ लो जरा, इशू कब किया था? 1 अप्रैल 18। रिडीम कब होंगे? 1 अप्रैल 2028। जब इशू किया था कितने में किया था? 100 में। कंपनी वांट्स नो कॉस्ट ऑफ एक्सिस्टिंग डेट्स ऑन दिस। कंपनी कॉस्ट कब जानना चाहती है? 1 अप्रैल 23 को यहाँ पे जानना चाहती है। मार्केट प्राइस कितना है? 80। आपको कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर निकालनी है, यानी कि केडी निकालना है। रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है? रिडीमेबल। तो इस क्वेश्चन में रिडीमेबल जब लोगे तो एनपी कितना लोगे और एन? आपको केडी यहां से यहां तक निकालना है, बस यहां से यहां तक। इसका मतलब उसमें कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स कंपनी निकालना कब चाहती है? अभी देखो ना, दे वांट्स टू नो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स ऑन दिस डेट। 1/4/23 को जानना चाहती है वो। तो 1/4/23 से उसका जीवन कितना बचा है? 5 साल ही तो बचा है, एनुअली 5 ईयर्स। जो बीत गया सो बीत गया, आपने तो आगे देखना है। और नेट प्रोसीड आप 1/4/23 की लोगे, तो 1/4/23 को मान लो कंपनी डिवेंचर इशू करते तो कितने रुपए आएंगे? 80 आएंगे। मार्केट प्राइस से ज्यादा आ ही नहीं सकता, मार्केट प्राइस जितना आएगा। तो आपको एक तरह से 1/4/23 से 1/4/28 तक की कैलकुलेशन करनी है। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स ऑन 1/4/23। कंपनी 1/4/23 को कॉस्ट निकालना चाहती है, केडी यहां निकल रहा है, शुरुआत में नहीं निकल रहा। अगर आपको बोलते 1/4/18 को केडी बताओ तो आप 10 साल लेते। फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, चेक कर ले एक बार सभी लोग। 11.67 ये आंसर आ रहा है। ठीक, ठीक है जी, आंसर आ गया। अब आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं आज की क्लास में। अब वही एक कंसेप्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो केडी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अनदर मेथड, अनदर मेथड of computing KD, another method of computing KD for redeemable debts, for redeemable debts, for redeemable debts.
हम आपको एक अदर मेथड सिखा रहे हैं, अदर मेथड। लिखिए केडी ब्रैकेट में, केडी ब्रैकेट में यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो आपको क्वेश्चन अब हो सकता है आगे से कहे केडी निकालो यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसका दूसरा नाम होता है, ऑब्लिक करके लिखो, ब्रैकेट बंद, ऑब्लिक, YTM, YTM। इसका फुल फॉर्म होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। नेक्स्ट लाइन लिखिए KD will be computed, KD will be computed by discounting cash flow, by discounting cash flow using IRR method, using IRR method। स्टेप्स लिखो, स्टेप्स। फर्स्ट IRR मेथड स्टेप्स, आइडेंटिफाई कैश फ्लो, स्टेप्स में लिखो आइडेंटिफाई कैश फ्लो। सेकंड लिखो आइडेंटिफाई एनपीवी, आइडेंटिफाई एनपीवी using two discount rate, NPV, NPV using two discount rate। और लास्ट compute IRR, compute IRR, compute IRR। कंप्यूट आएगा, दैट्स ऑल। अब ये क्या लिखा है अभी कुछ समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे और मैं आपके सामने एग्जाम्पल 3 ही दोबारा कराऊंगा। एग्जाम्पल 3, आप मेरे को थोड़ा एग्जाम्पल 3 की फिगर्स बता दो, उसमें इंटरेस्ट कितना था? 10 रुपए था। और नेट प्रोसीड्स कितनी थी? 80। आरवी कितना था? लाइफ कितनी थी? और टैक्स कितना था? 35। यही सवाल था ना? ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपकी कॉपी में बुक में लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लिखिए आंसर 3 यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आंसर 3 यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आंसर 3 यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखिए सबसे पहले आप मेरे को बताएं ईयर 0 में कंपनी को कितने रुपए आएंगे डिबेंचर इशू करके? ईयर 0 का मतलब टुडे, जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कितने रुपए आएंगे? 80 नेट प्रोसीड्स, ये कंपनी को आ गए 80। लिखो ईयर 0 प्लस 80, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो उनको 80 रुपए आएंगे। इसके बाद अब कंपनी को क्या देना होगा? कितने साल, कब से कब तक, कौन से साल से कौन से साल तक? 23 से 28। बट यहां पे हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे ईयर 0 लिखा है, उस हिसाब से बताओ ईयर 1 से ईयर 5 तक, ठीक है ना? ईयर 1 से 5 तक, ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल। कितना इंटरेस्ट देंगे? इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपए? नहीं, 10 रुपए था। तो -10। माइनस क्यों? पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ लगेगा 1 माइनस टी। आपने देखा था फॉर्मूला में लिखा था इंटरेस्ट का 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.35, 35%। तो ये कितना आ जाएगा? -6.5। ये है
और ईयर 5 में कंपनी इनको रिडीम कर देगी। उस टाइम कंपनी कितने रुपए देगी? 100 -100। ये कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। ईयर 0 में आए, 5 साल तक इंटरेस्ट दिया, 5th ईयर में रिडीम कर दिया। अब आपको केडी निकालना है। अब केडी कैसे निकलेगा बताता हूं। जब आपने इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था तो कितना आंसर आया था आपका? 10.67। आंसर तो वही है, तो हमें वो आंसर यहाँ लेकर आना है। लेकिन जब हम इस मेथड से करते हैं आंसर में थोड़ा डिफरेंस आता है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, उसके आसपास आएगा, बट सभी को मालूम है 11.67 है। तो एक काम करो, पहले आप 11% से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 11% से। अब 11% से कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट दिमाग में लेकर आना है, जो आपने डिविडेंड के चैप्टर में भी किया है, जिसकी टेबल होती है, आपको बताता है एनविटी और वो। ये पैसे ईयर 0 में आ रहे हैं। ईयर 0 का जो फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। मतलब आज के 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए होती है। अब ईयर 1 से 5, यहां पे क्या लगेगा? एन्युटी लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा? एन्युटी। तो 11% के फैक्टर्स कैसे आएंगे? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन इक्वल टू दबाना है 5 साल तक। तो आप जरा फर्स्ट ईयर का बताओ कितना आया? 1 डिवाइड बाय 1.11, 3 डिजिट पे, 3 डिजिट पे राउंड ऑफ करके बताना है। 0.9060। सेकेंड ईयर का बताओ, इक्वल टू दबा दो बस। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 5 9, 5 साल। इनका टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो। थ्री पॉइंट सिक्स एट ठीक है। और 5th ईयर का फैक्टर 0.593 है, क्योंकि ये तो 1 से 5 साल तक हो रहा है और ये सिर्फ 5th ईयर में हो रहा है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। 80 × 1, 6.5 × 3.68, 100 × 0.593। टोटल चेक करो कितना आता है। हाँ, एक प्लस में है, 2 माइनस में है। ना, कितना आंसर आ रहा है? -3.22। हमें ये टोटल यहाँ पे चाहिए होता है 0। अगर 0 आए तो बात बन जाएगी। क्या 0 आंसर आ रहा है? प्लस में आ रहा है, माइनस में? अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये हम चीज करेंगे डिटेल में कैपिटल बजटिंग में, जो हमारा इसके बाद का चैप्टर है, कैप बजटिंग। कैपिटल बजटिंग कोर्स का सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको करने में 28 घंटे लगते हैं, 28 आवर्स। 70 से ज्यादा सवाल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। हर सवाल में करीब करीब मान के चलिए 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है कंसेप्ट के अलावा। और 50 में से 20 नंबर तक का पेपर कैपिटल बजटिंग से पूछा जाता है। अब ये आंसर आया माइनस में। ये कैपिटल बजटिंग एक पार्ट आपको बता रहा हूं, इतना करा देंगे आपका काम चल जाएगा, क्लैरिटी वहां पर आएगी। देखो, इफ आंसर कम्स नेगेटिव, टेक हायर रेट। if answer comes positive,
टेक लोअर रेट, वी वांट जीरो, मेरे को जीरो चाहिए, ये जीरो तो आ नहीं रहा, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस में, तो रेट ज्यादा लो, 11 की बजाय कुछ और लो, क्या लो 12। अब 12% के फैक्टर्स बताओ, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 12 पावर 1, ये फर्स्ट ईयर का आएगा, सेकेंड ईयर 7 9, थर्ड ईयर 5 6 7। अब जरा देखो 12%, ईयर जीरो पे तो सेम ही आएगा 80 इंटू वन, यहां पे आएगा 6.5 इंटू, पांचों का टोटल करो 3.37, क्या लिखूं 3.037, और यहाँ 100 इंटू फिफ्थ ईयर का फैक्टर है 0.567। अब देखो कितना आता है, टोटल करो कितना है प्लस में, ठीक है वो अगर प्लस में आ रहा है, एक बार और कोई चेक कर ले, कितना आंसर आ रहा है, और एक आध कोई चेक कर लो, 3.037, ये कह रहे हैं ये टोटल करना तुम्हारा कितना है, चेक करो जरा, 3.59 है टोटल, ये टोटल 3.55 है, आंसर को छोड़ दो, ये पांचों का टोटल बताओ कितना है, और ये बोला गया था 3.037, इसको हटा दो फिर अब इस आंसर को, 592। अब चेक करो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन माइनस लिखूं प्लस लिखूं पहले, माइनस 0.048, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, दोबारा से नेगेटिव आ गया, अब क्या करें, नेगेटिव आते तो क्या लेते हैं, 12.5 तो रेट ही नहीं होता कोई, 13 लेना पड़ेगा, हाँ इसी वजह से कर रहे हैं, टाइम तो हम भी पास नहीं कर रहे, क्यों, आइए, तो 13% पहले, फिर अब क्या करें, 13% पहले, अब 13% के फैक्टर्स बताओ कितने होते हैं, 13% के फैक्टर्स, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर 1, भाई अब जरा ठीक से बता देना, 884, 783, 693, 613,
522, अब इनका 542, इनका टोटल जरा ठीक से कर लेना। हाँ अब बोलो 3.515 ये आ गया, और यहाँ 100 × 0.542, ये कितना आता है बताओ, ये कितना आता है तो? प्लस में? ओह, अभी भी जीरो नहीं आया, अब क्या आ गया? प्लस में आ गया। जब पॉजिटिव आते तो क्या करते हैं, रेट कम लेते हैं। लेकिन अब इतना नहीं करना, हमेशा आपको दो आंसर्स चाहिए, एक से आंसर नेगेटिव में आए, एक से पॉजिटिव में आए, और वो दो आंसर है आपके ये वाले, चेक करके देख लो। 12 से क्या आ रहा है, नेगेटिव, और 13 से, इसका तो आंसर इसके बीच में है। अब आपको करेक्ट आंसर देने जा रहे हैं, जरा सामने देख लें। के डी फॉर्मूला है इसका, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हाई रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। ये जो फॉर्मूला है ये आईआरआर का फॉर्मूला कहलाता है, आईआरआर का। कैपिटल बजटिंग में आईआरआर सिखाएंगे, और ये फॉर्मूला केडी का है। इसमें फिगर्स को फिल करते हैं। आपने कहा आंसर इनके बीच में है, इन दोनों में लोअर रेट क्या है, 12 प्लस 12 से हमारा एनपीवी कितना आया था, -0.048 डिवाइडेड बाय -0.048 माइनस हाई रेट से एनपीवी कितनी आई थी, 2.95, यहां माइनस का साइन है तो 2.95 इंटू डिफरेंस इन रेट, 12 और 13 का डिफरेंस कितना है, एक। पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा, उसमें 12 एडजस्ट करके केडी निकाल देंगे, देखो कितना आता है। केडी कितना आ रहा है देख लो। ये माइनस में आएगा ना, दोनों माइनस में कट जाएंगे। 12.01, चेक कर ले सभी लोग क्या ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब हमने छोटे मेथड से किया था, उससे आंसर कितना आया था, 11.67, इसे 12.01, इतना डिफरेंस आता है दोनों मेथड से। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करा देंगे, कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट क्लास में। अभी जब कॉपी करना है तो कैसे करना है वो तरीका बता देता हूँ, देखो जरा। सबसे पहले ना आप इस वाली चीज को कॉपी करना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब इसको कॉपी करने के लिए आपको 3 वर्किंग चाहिए। पहले तो एग्जाम्पल कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लिख दिया 3। 3 वर्किंग में सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 ये कॉपी करना, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 ये कॉपी करना, वर्किंग नोट नंबर 3 ये कॉपी करना। उसके बाद ये वाला पोर्शन लेना, और लास्ट में ये नोट लिख लेना, लास्ट में ये नोट लिख लेना। तो अब आप आराम से पहले कॉपी कर लो, इट विल बी वेरी वेरी इजी। कुछ टाइम के बाद पहले इतना कॉपी करें, फिर आगे लेके चलेंगे।
थोड़ा स्क्रीन चेंज करो। अभी कॉपी कर ले, वर्किंग नोट फिर कर दो।
ठीक है, कर लिया कॉपी यहाँ तक। एग्जाम्पल लिखे। अ कंपनी इशूड a company issued a company issued 1000 10% debentures of 100 each to be redeemed at 10% premium after 5 years. Compute KD, tax rate 5%, 35%, using present value method. अब देखिए, पहले से ज्यादा आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, दो एक क्वेश्चन और करेंगे तो इजी हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू मेथड स्पेसिफिक बोला गया है। सबसे पहले पढ़ के बताएं, जब डिबेंचर इश्यू होंगे तो कंपनी को कितने रुपए आएंगे, नेट प्रोसीड्स कितनी होगी। एक डिबेंचर की कैलकुलेशन कर रहे हैं 100, तो ईयर 0 के सामने +100 लिख लो क्योंकि पैसे आ गए, +100। लाइफ कितना है, ईयर 1 से 5। कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, कितना हुआ रुपए में, 10 रुपए, 10 रुपए -10, और इसके बाद 1 - t करेंगे 0.35, तो इफेक्टिवली कितना आ गया, 6.5। ईयर 5 में इसको रिडीम कर देंगे, कितने रुपए देंगे, 110 में, क्योंकि 10% प्रीमियम है। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज चाहिए शुरू करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था क्योंकि हमें मालूम था हमारा आंसर उस मेथड से 11.67 आया था, जैसे मैंने कहा 11 ले लो। यहाँ पे हमने वो मेथड तो लगाया नहीं, तो क्या करें बताओ। मैं इसका तरीका बताता हूँ, इट इज वेरी सिंपल, और ध्यान में रखना जरा। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 10%। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में लेना 10% इंटरेस्ट। टैक्स कितना है, 10 का 35% माइनस कर दो, 6.5 बज गया। अब रुक जाओ 2 मिनट, क्या हमने क्या 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 किया, इंटरेस्ट में से टैक्स 35% हटा दिया, 6.5 बज गया। अब आप ये सोचो, डिबेंचर को इश्यू करने में कंपनी को फायदा है कि नुकसान है। इश्यू कर रहे हैं 100 पर, रिडीम कर रहे हैं 110 पर, नुकसान है। तो अभी आपका थोड़ी देर पहले आंसर कितना आया था, 6.5, नुकसान है ना। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 6.5 से ज्यादा आएगा। अगर कंपनी को फायदा होता तो आंसर 6.5 से कम आता, तो 6.5 से ज्यादा आंसर आएगा, तो इसका मतलब 7-8 के आसपास कॉस्ट होगी। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी, दिस इज हिट एंड ट्रायल, एक्यूरेट नहीं होता, हिट एंड ट्रायल। शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए, मैंने आपको तरीका बता दिया। जो परसेंटेज है पहले उसमें टैक्स परसेंटेज घटा दो, 10 में से 3.5 आपने घटा दिया, 35% टैक्स, 6.5 बच गया। अब आपको इतना सोचना है कंपनी को फायदा कि नुकसान। नुकसान क्योंकि 100 रुपए की चीज 110 में रिडीम हो रही है, तो आंसर 6.5 के ऊपर ही आएगा। नुकसान है, तो परसेंट बताओ, 7 लूं या 8 लूं, 7, चलो 7 ले लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे। 7 पे ईयर 0 में तो 1 आएगा, और फैक्टर्स चाहिए 7% पे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.07 पावर 1 इक्वल टू करके दबाते जाओ कैलकुलेटर में, 5 साल के फैक्टर्स आ जाएंगे। पहले फर्स्ट ईयर का बता रहे हो, 934, ठीक है, टोटल पांचों का वो 09 बता रहा है, 097, और लास्ट
अब यही ले लो जो लिखे हैं यहाँ पर, वरना सबके आंसर थोड़े बहुत फर्क आएंगे डेसिमल में। चेक करो, मेरे को जीरो चाहिए, ये इसको बोलते हैं एनपीवी। जीरो आगे तो सही है, वरना फिर आगे और करेंगे कुछ काम, और जीरो कभी आएगा नहीं, पहले मान लेना। कितना क्लियर है? अगर आंसर माइनस में आता तो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कितने लो? 9 ले लो, बढ़ा लो। अब ये कह रहे हैं 9 ले लो, तो 9 ले लो। अब 9 ले लो, 9 ले लो, कोई बात नहीं। 1/0.09 पावर 1 ऐसे निकालते हो फैक्टर्स, बोलो कितने? हम्म। हम्म। गलत है ये? हाँ। 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 619 टोटल कर लो। एक मिनट पहले मैं लिख लूं। कितना बोला? 3887, और ये आ गया 110 इंटू 0.649। ये टोटल कितना? कितना आंसर आया प्लस में? ठीक है, 3.44। ठीक है, 7 और 9 के बीच में आंसर, अपना फॉर्मूला लगा दो। के डी लोअर रेट कितना है, प्लस लोअर रेट से एनपीवी 4.97 माइनस हायर रेट, और डिफरेंस इन रेट है 2। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसमें 7 एडजस्ट कर दो। कितना? दैट्स ऑल। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। देखो ये सवाल हमने कुल मिला के 5-6 मिनट में कर लिया, अभी तो और प्रैक्टिस कराएंगे। और जहां तक ये फैक्टर की बात है, अपना स्टडी मटेरियल एक बार ही साथ लेना, उसमें पीछे टेबल दे रखी है, वहां से भी देख सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको पहले टेबल इसका। अब हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं। हाँ, मैं अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें टेबल दे रखी है, दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार ही।